हम एक हफ्ता अशरफ की कोठी में रहे। इस दौरान टेलीफोन पर टैडी से भी हमारा राब्ता रहा था और अशरफ के जरिए कोठी के बारे में भी मालूमात हासिल होती रही थी। कोई गैर मामूली बात सुनने को नहीं मिली थी। ताहम टैडी से मिलने वाली एक दिलचस्प खबर ये थी कि रंगा कराची से फरार हो गया था। पुलिस ने उसके बचे कुछ आदमियों को पकड़कर सलाखों के पीछे बंद कर दिया था। रंगा का अड्डा वीरान हो गया था और अब वहाँ पुलिस का पहरा था। तहरीमी भी रूपोश था। ये मामला चूंकि 10 किलो हेरोइन का था और कार्रवाई रेंजर्स ने की थी, इसलिए कार्रवाई भी बहुत ऊपर से हो रही थी। अखबारात भी इन वाकयात को खूब उछाल रहे थे और मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक रजिया ने मेरे खिलाफ बड़ा जहर आलूद बयान दिया था। पुलिस मेरी तलाश में भी थी, लेकिन बहरहाल फौरी तौर पर मेरे लिए कोई खतरा नहीं था, क्योंकि कराची की पुलिस मेरे बारे में कुछ नहीं जानती थी। 2 दिन मजीद अशरफ के मेहमान रहने के बाद हम दोबारा ताबिंदा वाली कोठी में आ गए। टैडी को भी इत्तला दे दी गई थी। वो भी उस रात हमारे पास पहुंच गया। यहाँ आने के बाद 2-4 रोज तो हम खासे मोहतात रहे, लेकिन फिर हमारे दिलों से खौफ निकल गया और हमने अपनी दूसरी सरगर्मियों पर अमल करना शुरू कर दिया। 2500 साल कदीम शहजादी की वो मम्मी 1 साल पहले तक ली मार्केट में रहने वाले हाजी मस्तान के कब्जे में थी, लेकिन उसके कत्ल के बाद वो मम्मी भी पुरस्कार तौर पर गायब हो गई थी। हुरैरी के कहने के मुताबिक 1 साल पहले तक 3 पार्टियां उस ताबूत की तलाश में थीं। उन दिनों अंडरग्राउंड वर्ल्ड में उसका गोगा सुनाई देता रहा, लेकिन फिर खामोशी छा गई। हुरैरी ही के कहने के मुताबिक पिछले 6 महीनों से मम्मी के बारे में कोई नई बात सुनने में नहीं आई थी। ताहम दर्जन भर गैर मुल्की एजेंट कराची में मौजूद थे जो उस मम्मी को खरीदना चाहते थे, लेकिन वो तो गधे के सर से सींगों की तरह गायब हो चुकी थी। उस वक्त मैं हुरैरी के पास ऊपर वाले कमरे में बैठा हुआ था। मैंने कहा, हो सकता है वो मम्मी मुल्क से बाहर जा चुकी हो और किसी को उसकी हवा भी न लगी हो। हुरैरी ने कहा, नामुमकिन, वो मम्मी कराची ही में मौजूद है। अगर सरहद पार कर चुकी होती तो दुनिया के किसी न किसी मुल्क में उसकी मौजूदगी की इत्तला जरूर मिलती। हर तरफ खामोशी है। दुनिया भर से दर्जन भर अजायब घरों के नुमाइंदे कराची में डेरे जमाए हुए हैं। ये लोग हमसे ज्यादा बाखबर हैं। अगर मम्मी पाकिस्तान की सरहद से निकल चुकी होती तो ये लोग यहाँ बैठकर अपना वक्त जाया न करते। मैंने कहा, तो फिर उसे किस तरह तलाश किया जाए? क्या इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से हमें उसके बारे में कोई इत्तला मिल जाएगी या कोई शरीफ आदमी ताबूत हमारे दरवाजे पर छोड़ जाएगा? हुरैरी मुस्कुराई, बोली, अब ऐसी शराफत का जमाना भी नहीं रहा। पहले 2 हफ्ते तो रंगा और तहरीमी के हंगामों में गुजर गए हैं। अब मैंने अपने दोनों आदमियों को मुतहर्रिक कर दिया है। उम्मीद है चंद रोज में वो कोई सुराग लगा लेंगे। वैसे इन कामों में इंतजार और सब्र को बड़ा दखल होता है। शिकारी की तरह घात लगाकर बैठना पड़ता है। मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि हम 2 घात लगाए बैठे रहें और शिकार कोई और ले जाए। हुरैरी मुस्कुराई, बोली, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है। मैंने पूछा, वो कैसेट तुमने कहाँ से लिया था? बोली, मेरी इत्तला के मुताबिक इस किस्म के 3 कैसेट तैयार किए गए थे। 2 तो मुल्क से बाहर हैं और तीसरा मेरे हाथ लग गया। मैंने पूछा, क्या उस आदमी से मालूम नहीं किया जा सकता जिससे कैसेट लिया था? हुरैरी बोली, जरूर मालूम हो जाता, बशर्ते कि वो जिंदा होता। वो शख्स हमारे हाथ तो जिंदा ही लगा था, लेकिन अगले रोज जब हम बात करने उसके घर पहुंचे तो वहां लोगों का हुजूम था। पुलिस भी मौजूद थी। पता चला कि किसी ने उसे गोली मार कर हलाक कर दिया था। हम खामोशी से वापस आ गए। पुलिस ने लाश को लावारिस करार देकर एक फलाही इदारे के हवाले कर दिया और उसके मकान को एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सरबमोहर कर दिया। वो मकान आज भी सरबमोहर है और उसका कोई वारिस आज तक सामने नहीं आया। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कहा, ये कब की बात है? वो बोली, 2 महीने पहले की। उन दिनों में रंगा के पास रह रही थी। लेकिन तुम सोच क्या रहे हो? क्या तुम्हारे ख्याल में शहजादी का ताबूत उसके घर में रखा होगा? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए कहा, उसने वो कैसेट तुम्हें दिया था ताकि मम्मी का सौदा किया जा सके, है ना? उसने इस बात में सर हिला दिया। मैंने कहा, लेकिन दूसरा राब्ता होने से पहले उसे कत्ल किया जा चुका था। कातिल कोई भी हो, कत्ल की वजह कुछ भी हो, लेकिन उसके घर में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर मौजूद होगी जिससे उससे राब्तों का पता चल सके। हुरैरी ने कहा, हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन वो घर सरबमोहर है। कुछ अरसा पहले तक तो वहाँ एक पुलिस वाला भी ड्यूटी दिया करता था, अब पता नहीं। मैंने कहा, हमें एक कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। वो मकान है कहाँ? हुरैरी बोली, दस्तगीर सोसाइटी में। उस इलाके में भी मकान एक दूसरे से मिले हुए हैं। चोरी छुपे अंदर दाखिल होना आसान नहीं होगा। मैंने कहा, चलो अभी देख लेते हैं, कुछ अंदाजा हो जाएगा। उस वक्त रात के 9 बजे थे। हम तीनों फौरन ही तैयार हो गए। ताबिंदा ने मुलाजिमा से कह दिया कि वो खाना तैयार करे, हम वापस आकर खाएंगे। ड्राइविंग सीट मैंने संभाली थी। हुरैरी मेरे साथ वाली सीट पर बैठी और ताबिंदा पिछली सीट पर। वाटर पंप चौरंगी से आगे निकलकर मैंने गाड़ी दस्तगीर सोसाइटी में अयूब मंजिल की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ ली। पूरा बाजार खुला हुआ था, बड़ी रौनक थी।
हुरैरी के कहने पर मैंने कार ब्लॉक 14 की एक गली में मोड़ ली। उस गली के इख्तिताम पर पार्क था। पार्क तो नाम का ही था, रेत का मैदान था। हुरैरी के इशारे पर मैंने कार आखिरी गली में बाईं तरफ मोड़ ली। ये तंग सी गली थी। तीसरे मकान के सामने से गुजरते हुए हुरैरी ने इशारे से बता दिया कि यही मकान है। मैं कार को ऊपर से घुमाकर पिछली तरफ ले आया। उस तरफ मकानों के सामने पार्क था। पार्क और मकानों की कतार के दरमियान तकरीबन 20 फुट कुशादा जगह थी। उस तरफ भी मकानों के सहन थे और अक्सर लोगों ने उस तरफ भी दरवाजे निकाले हुए थे। अक्सर मकानों के अंदर बत्तियां जल रही थीं, लेकिन बाहर अंधेरा था। सामने पार्क की वजह से भी उस तरफ सन्नाटा था। वो मकान तारीकी में डूबा हुआ था। उसकी दीवार 8 फुट के करीब ऊंची थी, लेकिन मेरे ख्याल में उस तरफ से अंदर दाखिल होना मुश्किल नहीं था। मैंने गली का एक और चक्कर लगाया। लोगों की आमदोरफ्त तो थी, लेकिन कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं दिया। मैं कार को घुमाता हुआ दोबारा सड़क पर ले आया और उसका रुख वाटर पंप चौरंगी की तरफ मोड़ दिया। उस वक्त हमने 11 बजे के करीब खाना खाया और फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी। मैंने फैसला कर लिया था कि आज ही रात उस मकान को चेक कर लिया जाए। अगर कोई सुराग मिल गया तो फौरन ही कोई मंसूबा बना लिया जाएगा। बसूरत दीगर कोई और रास्ता तलाश किया जाए। 1 बजे के करीब मैं और हुरैरी कोठी से निकल आए। ताबिंदा को उस वक्त साथ लेना मुनासिब नहीं समझा। दस्तगीर सोसाइटी वाली सड़क पर बाज जगहों पर उस वक्त भी रौनक थी। 14 नंबर वाली गली में मुड़ते हुए मैंने कार के हेडलैंप्स और अंदर की बत्ती भी बुझा दी और कार को हल्की रफ्तार से चलाता हुआ मैदान में ले गया। उस मैदान के दूसरी तरफ नसीराबाद का इलाका था। अपने मतलूबा मकान से तकरीबन 20 गज दूर मैदान में मैंने कार रोक ली। अंधेरी रात में स्याह रंग की कार को दूर से देख लिया जाना मुमकिन नहीं था। मैंने कैनवस का एक छोटा थैला उठाकर कंधे पर डाल लिया और हुरैरी को कुछ हिदायत देकर कार से उतर आया। उस मकान के करीब पहुंचकर मैं खासा मोहतात हो गया। मैदान के चारों तरफ कभी तारों की बाड़ लगी होगी, लेकिन वो बाड़ तो गायब हो चुकी थी। अलबत्ता कहीं कहीं कंक्रीट के पिलर्स मौजूद थे। मैं एक पिलर के करीब खड़ा इधर उधर देखता रहा। उस तरफ अगरचे किसी मकान के सहन में बत्ती जल रही थी, लेकिन सन्नाटा था। मैं दबे कदमों चलता हुआ उस मकान के करीब पहुंच गया और उछलकर 8 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ने में मुझे कोई दुश्वारी पेश न आई। मैं बड़ी आहिस्तगी से दूसरी तरफ उतर गया। सहन में तारीकी ज्यादा गंभीर थी। मैं दबे कदमों आगे बढ़ने लगा। मुख्तसर सा बरामदा था। मैंने दरवाजे को टटोल कर देखा। कोई ताला वगैरह नहीं था। उस दरवाजे को अंदर से कुंडा लगाकर गली वाले दरवाजे को ताला लगाकर सरबमोहर कर दिया गया था। लकड़ी का दरवाजा था और अंदर से कुंडा खोलना मुमकिन नहीं था। मैं खिड़की की तरफ आ गया। खिड़की को भी अंदर से चिटखनी लगी हुई थी। मैंने थैला जमीन पर रखकर उसमें से स्कॉच टेप का रोल और शीशा काटने का कलम निकाल लिया। कलम से ऊपर वाले शीशे पर जरा सा दबाव डालकर एक दायरा बनाया और उस पर स्कॉच टेप चिपका दिया। जेब से रुमाल निकालकर शीशे पर रखा और उस पर हाथ से हल्की सी जरब लगाई। कड़क की हल्की सी आवाज उभरी और कटा हुआ शीशा टेप के साथ लटक गया। मैंने शीशे का टुकड़ा जमीन पर रख दिया और खला में हाथ डालकर अंदर की चिटखनी खोलने लगा। मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। खिड़की खोलकर मैं बड़ी आहिस्तगी से अंदर कूद गया और तारीकी में घूरने लगा। तारीकी इतनी गहरी थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। मैंने पेंसिल टॉर्च निकाल ली और उसकी महदूद रोशनी में अपने इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। ये एक मुख्तसर सी राहदारी थी जिसके आखिर में एक दरवाजा नजर आ रहा था। एक कमरा दाईं तरफ था और एक बाईं तरफ। एक तरफ में 3 कमरे थे। एक बेडरूम था जिसमें पलंग वगैरह बिछा हुआ था। उसके करीब ही एक छोटी मेज पर टेलीफोन भी रखा हुआ था। दूसरे कमरे में लकड़ी का एक तख्त बिछा हुआ था। 2-3 कुर्सियां थीं। तीसरा कमरा खाली था। मैं बेडरूम में आ गया। उस मकान के सामान को देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यहाँ फर्द वाहिद की रिहाइश थी। इस कमरे की खिड़की के सामने भी पर्दा तना हुआ था। मैं टॉर्च की महदूद रोशनी में कमरे का जायजा लेता रहा। सबसे पहले मैंने अलमारी खोलकर खूब अच्छी तरह तलाशी ली। फिर दूसरी चीजों को चेक करने लगा। मेरे ख्याल में उस मकान में ऐसा सामान भी नहीं था जिसकी हिफाजत के लिए मकान को सरबमोहर करके पुलिस का पहरा बिठाना पड़ा था। लेकिन बहरहाल यहाँ कत्ल की वारदात हुई थी। हो सकता है कत्ल की शहादतें महफूज रखने के लिए मकान को सरबमोहर किया गया हो। हर चीज पर गर्द की तहें जमी हुई थी, जिससे ये अंदाजा भी लगाया जा सकता था कि जब से ये मकान बंद किया गया था कोई अंदर दाखिल नहीं हुआ था। मैं बड़े इत्मीनान से तलाशी लेता रहा। मुझे किसी डायरी, कागज या किसी ऐसी चीज की तलाश थी जिससे उस मकान में रहने वाले शख्स का किसी और शख्स से राब्ते का पता चल सकता हो, लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली। मैं मेज पर रखा हुआ टेलीफोन उठाकर उसे उलट पलट कर देखने लगा और फिर टेलीफोन के नीचे नीले बॉल पेन से लिखे हुए 2 नंबर देखकर मैं चौंक गया। वो दोनों फोन नंबर ही थे जिन्हें मैंने बड़ी एहतियात से अपने पास नोट कर लिया था और फोन दोबारा उसी जगह रख दिया। मुझे इस मकान में आए हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके थे।
मैं टॉर्च की रोशनी में कमरे की चीजों पर आखिरी नजर डाल रहा था कि विसल की आवाज सुनकर उछल पड़ा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने फौरन ही अपने आप पर काबू पा लिया। वो चौकीदार की विसल की आवाज थी जो मकान के ऐन सामने गली में सुनाई दी थी। दूसरी मर्तबा ये आवाज जरा फासले पर सुनाई दी। मैंने भी वापसी का इरादा कर लिया और उस कमरे में आ गया जिसकी खिड़की से अंदर दाखिल हुआ था। बाहर आकर मैंने खिड़की भेड़ दी और अपना बैग उठा लिया। अंदर से भी दीवार पर चढ़ने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। मैं पैर नीचे लटका कर कूदने के लिए पर तोल ही रहा था कि एक आवाज सुनकर मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मैं उसी तरह लटके लटके गर्दन घुमाकर बाईं तरफ देखने लगा। गली के मोड़ पर चौकीदार खड़ा था। वो साइकिल पर इस तरह बैठा हुआ था कि एक पैर जमीन पर टिका रखा था। एक हाथ साइकिल के हैंडल पर था और दूसरे हाथ में डंडा था। वो साइकिल छोड़कर चीखता हुआ मेरी तरफ भागा। मैंने छलांग लगा दी और भद से नीचे गिरा। इससे पहले कि मैं संभल सकता, चौकीदार ने डंडे से वार कर दिया। डंडा मेरे कूल्हे पर लगा। मैंने चौकीदार को दूसरा वार करने का मौका नहीं दिया और एक हाथ से उसका डंडा पकड़कर दूसरे हाथ से उसके मुंह पर जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। चौकीदार मुझसे लिपटने की कोशिश करते हुए चीख रहा था। मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो उसने मेरे पेट में 2-3 घूंसे रसीद कर दिए और एक बार फिर मेरी एक टांग से लिपट गया। साथ ही वो जोर जोर से चीख रहा था। मुझे अंदेशा था कि लोग घरों से निकल कर ना आ जाएं। मैंने दूसरी टांग समेत उसके सीने पर जोरदार ठोकर मारी। पहली ठोकर ज्यादा मौसर साबित नहीं हुई, ताहम दूसरी ठोकर उसके मुंह पर लगी। वो बिलबिला उठा और मेरी टांग छोड़ दी। उसी लम्हे में कार का इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। चौकीदार एक बार फिर मुझसे लिपटने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया और मैदान की तरफ दौड़ लगा दी। कार भी तेजी से मेरी तरफ आ रही थी और फिर ठीक उसी वक्त एक मकान से शोर की आवाज सुनाई दी और उसी के साथ ही फजा फायर की आवाज से गूंज उठी। किसी ने घर के सहन से हवाई फायर कर दिया था। कार अभी दूर थी कि चौकीदार ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। अब सूरत हाल कुछ संगीन हो गई थी। चौकीदार से खेलने का वक्त नहीं था। मैंने घूमकर उसके जबड़े पर भरपूर घूंसा रसीद कर दिया। वो चीखता हुआ गिरा। इस दौरान कार चंद गज के फासले पर रुक गई। मैं दौड़कर कार के करीब पहुंच गया और अगला दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। कार तेजी से घूमती हुई मैदान से नसीराबाद की तरफ दौड़ने लगी। हुरैरी ने पूछा, वो कौन था, पुलिस वाला या कोई और? मैंने कहा, चौकीदार था। उसने मुझे दीवार से कूदते हुए देख लिया था। कमबख्त ने इस जोर का डंडा मारा कि मेरे कूल्हे पर अब तक जलन हो रही है। हुरैरी मुस्कुरा कर रह गई। कार मैदान से निकलकर नसीराबाद के इलाके में दाखिल होकर मेन रोड पर निकल आई और वाटर पंप चौरंगी से होती हुई गुलशन की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गई। मैं उस चौकीदार के बारे में सोच रहा था जिसके पास सिर्फ डंडा था और वो बड़ी जुर्रत से काम लेते हुए मुझे पकड़ने की कोशिश करता रहा था। ये उसकी फर्ज शिनासी का सबूत था और इसमें उसकी जान भी जा सकती थी। हमारे यहाँ चौकीदार का निजाम ऐसा ही है। मुझे अगर भागने की फिक्र न होती तो मैं बड़ी आसानी से उसे काबू कर सकता था, या अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसे गोली ही मार देता। कई चौकीदार चोरों या डाकुओं को पकड़ने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और उनके घर वालों को इसका सिला क्या मिलता था? जिंदगी भर के दुख, आहें और फाके। गुलशन चौरंगी वाले मोड़ पर पुलिस ने हमें रोका। अगर मैं अकेला होता तो शायद कोई प्रॉब्लम होती, लेकिन गाड़ी में 7 खवातीन हो तो पुलिस वाले ये भी नहीं पूछते कि कौन हो, कहां से आ रहे हो। उस वक्त भी हुरैरी की वजह से गाड़ी पूरी तरह रुकने से पहले ही एक पुलिस वाले ने हमें जाने का इशारा कर दिया और हुरैरी ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। हुरैरी ने कार अपने ब्लॉक की तरफ मोड़ते हुए पूछा, कुछ पता चला? मैंने कहा, 2 फोन नंबर, उसके अलावा कोई काम की बात मालूम नहीं हो सकी। ताबिंदा हमारे इंतजार में जाग रही थी। मैंने वो कागज जेब से निकाल कर हुरैरी के सामने रख दिया। उनमें से एक नंबर देखकर हुरैरी की आंखों में चमक सी उभर आई। उसने कागज पर लिखे हुए ऊपर वाले नंबर की तरफ इशारा किया। बोली, ये तो ली मार्केट का नंबर है और ये दूसरा नंबर सदर के इलाके का है। मैंने कहा, ये दोनों नंबर मुझे इसलिए मुश्तबा लगे थे कि ये दोनों टेलीफोन सेट के नीचे की तरफ रखे हुए थे। इसका मतलब है कि हमें इन नंबरों से कुछ मालूम हो सकता है। हुरैरी बोली, ये ली मार्केट वाला नंबर मुझे ज्यादा अहम लगता है। कराची में जो लोग नवादिरात की स्मगलिंग में मुलव्विस हैं वो ज्यादातर इसी इलाके में रहते हैं। इस नंबर से हमें आगे बढ़ने का कोई रास्ता मिलेगा। मैंने कहा, इसलिए मालूम करना चाहिए कि ये नंबर किसका है, और ताबिंदा से पूछा कि उसके पास डायरेक्टरी है या नहीं। ताबिंदा ने कहा, दफ्तर में है, सुबह मंगवा लूंगी। उसके बाद हम ज्यादा देर नहीं बैठे। हुरैरी अपने कमरे में चली गई और मैं भी अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर गिरते ही नींद की आगोश में पहुंच गया। सुबह मेरी आंख देर से खुली। हुरैरी और ताबिंदा जाग चुकी थी। ताबिंदा ने अपने दफ्तर से डायरेक्टरी भी मंगवा ली थी। डायरेक्टरी के करीब ही वो कागज भी रखा हुआ था जिस पर दोनों नंबर लिखे हुए थे। ली मार्केट वाले नंबर के सामने बख्श मोहम्मद नाम और एड्रेस लिखा था, जबकि दूसरा नंबर सदर के एक रिहायशी होटल का था।
उसके आगे सुदर्शन लिखा हुआ था। ये यकीनन कोई हिंदू था। मैंने हुरैरी से पूछा, मोहम्मद बख्श कौन है, तुम जानती हो उसे? वो बोली, मैंने अपने एक आदमी को ये नाम और एड्रेस नोट करवा दिया है, आज शाम तक पता चल जाएगा। मैंने पूछा, और ये सुदर्शन? हुरैरी ने कागज पर लिखे हुए होटल के नाम की तरफ इशारा किया। बोली, ये उस होटल का मालिक है। सिंध के सरहदी इलाके में इसकी जमींदारी भी है। ये अपने इलाके का वटेरा है। चंद साल पहले इसने अपनी कुछ जमीन बेचकर ये होटल खरीद लिया था। इसकी अपनी रिहाइश डिफेंस में है। गुलाम अली के पास इसके फोन नंबर की मौजूदगी ये साबित करती है कि सुदर्शन भी नवादिरात के बिजनेस में मुलव्विस है। मैंने एक बार फिर सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कहा, ये गुलाम अली कौन है? वो बोली, गुज़श्ता रात जिसके घर में घुसे थे। मैंने कहा, इसका मतलब है कि उस मम्मी के हवाले से मोहम्मद बख्श और सुदर्शन से गुलाम अली का कोई ना कोई ताल्लुक होगा। इसलिए उन दोनों के फोन नंबर उसने बड़ी हिफाजत से लिखे हुए थे ताकि दूसरों की नजरों में ना आ सके। हमें उन दोनों में से किसी एक से ताबूत के बारे में मालूम हो सकता है। हुरैरी बोली, शाम तक इंतजार कर लो, अपने आदमी की रिपोर्ट मिलने के बाद ही हम कोई कदम उठाएंगे। शाम 6 बजे के करीब टेडी भी आ गया। रंगा का गिरोह टूटने के बाद अगरचे उसके कई आदमी हुरैरी और टेडी की तरफ आने को तैयार थे, लेकिन हुरैरी इस मामले में खासी मोहतात थी। उसने सिर्फ टेडी का इंतखाब किया था। टेडी ने 2 आदमी तहरीमी वाले मिशन में इस्तेमाल किए, जिनमें से एक हलाक हो चुका था और दूसरे को फिलहाल आजाद छोड़ दिया गया था। हुरैरी अपने इस कारोबार में ज्यादा भीड़ भाड़ मुनासिब नहीं समझती थी। 2 आदमी उसके पास पहले से मौजूद थे। मुझे और टेडी को मिलाकर ये तादाद 4 हो गई थी, जबकि 5वीं वो खुद थी। ताबिंदा को इसमें शामिल नहीं किया गया था क्योंकि अमली तौर पर उसका कोई किरदार नहीं था। रंगा के बारे में टेडी ने कुछ मजीद दिलचस्प इंकशाफात किए। तहरीमी भी अगरचे जख्मी होकर रूपोश हो चुका था, लेकिन उसे पता चल गया था कि उस रात कोठी के करीब उस पर रंगा की पार्टी ने हमला किया था। टेडी का जो आदमी इस हंगामे में मारा गया था, उससे तस्दीक हो गई थी कि ये कार्रवाई रंगा ही ने की थी और इस हंगामे की वजह से रेंजर्स की गश्ती पार्टी को मुदाखलत करनी पड़ी थी, जिससे न सिर्फ तहरीमी का एक आदमी मारा गया था और रजिया और एक आदमी जख्मी होकर पुलिस के हाथ लग गए थे और 10 किलो हेरोइन भी उसके हाथ से निकल गई थी। हमारी तरफ से तहरीमी का दिल साफ हो गया था और सारा नजला रंगा पर गिरा था। तहरीमी के आदमी रंगा को तलाश करते फिर रहे थे और रंगा अपने आप को बचाने के लिए लापता हो चुका था। 10 बजे के करीब हम खाना खा रहे थे कि फोन की घंटी बज उठी। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर ताबिंदा ने उठकर रिसीवर उठा लिया। वो चंद सेकंड बात करती रही, फिर हुरैरी की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा फोन है। हुरैरी ने उठकर ताबिंदा के हाथ से रिसीवर ले लिया और तकरीबन 10 मिनट तक बात करती रही। उसके और हमारे दरमियान 8-10 फुट का फासला था, लेकिन वो माउथ पीस से मुंह लगाए इस कदर मध्यम लहजे में बात कर रही थी कि उसकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही थी, सिर्फ होंठ हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। बिलाखिर उसने रिसीवर रख दिया और दोबारा अपनी जगह पर आ गई। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, लेकिन हुरैरी फोन कॉल के बारे में कुछ बताने की बजाय खामोशी से खाना खाने लगी। मैं समझ गया था कि वो टेडी की मौजूदगी में कुछ कहना नहीं चाहती, इसलिए मैंने भी जबान बंद ही रखी। 12 बजे के करीब टेडी चला गया। ताबिंदा भी अपने कमरे में किसी काम में मसरूफ थी। हुरैरी मुझे इशारा करके ऊपर चली गई। मैं अपनी जगह बैठा रहा और चंद मिनट के बाद मैं भी ऊपर चला गया। हुरैरी के कमरे का दरवाजा भिड़ा हुआ था। मैं दस्तक दिए बगैर अंदर दाखिल होना चाहता था, लेकिन दरवाजा बंद था। तकरीबन 5 मिनट के बाद दरवाजा खुला। मैं हस्बे मामूल अंदर दाखिल होकर बेड के सामने कुर्सी पर बैठ गया और उसी तरह मामूल के मुताबिक हमारी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। वो उस टेलीफोन कॉल के बारे में बता रही थी जो खाने के दौरान हुई थी। उसने कहा वो मेरे एक आदमी खुर्शीद की कॉल थी। वो मालूमात हासिल करता हुआ आज शाम सुदर्शन तक पहुंच गया था। सुदर्शन ने उसे पहचान लिया। मैंने कहा, क्या वो पहले भी एक दूसरे को जानते हैं? हुरैरी बोली, मेरे दोनों आदमी खुर्शीद और कमाल बहुत अरसे से यहाँ हैं। मुझसे कारोबारी ताल्लुक होने से पहले भी वो कई बरसों से यही काम कर रहे हैं। सुदर्शन भी इस बिजनेस में मुलव्विस है। जाहिर है पहले भी कभी उनकी मुलाकात हुई होगी। मैंने पूछा, तो मेरा मतलब है उन दोनों की इस ताजा तरीन मुलाकात का नतीजा क्या निकला? हुरैरी बोली, सुदर्शन मुझसे मिलना चाहता है। कल रात खाने पर मुलाकात तय हुई है पीसी में। मैंने कहा, पीसी में क्यों, अपने होटल में क्यों नहीं? हुरैरी बोली, क्या फर्क पड़ता है, कल रात 9 बजे। मैंने भी कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, देख लेंगे। और फिर अगले रोज रात 9 बजे हम घर से निकले। ताबिंदा भी हमारे साथ थी। मुलाकात का वक्त अगरचे 9 बजे था, लेकिन हम जानबूझकर 9 बजे घर से निकले थे। आधा घंटा रास्ते में लग गया। खुर्शीद हमें मरकजी दरवाजे पर ही मिल गया। वो हमें पूल साइड पर ले आया, जहां अलग थलग मेज पर सुदर्शन बैठा हुआ था। उसके साथ एक लड़की भी थी। सुदर्शन अधेड़ उम्र का एक सेहतमंद आदमी था, क्लीन शेव और गोरी चिट्टी रंगत। उसके दोनों हाथों में सोने की अंगूठियां थीं। ताबिंदा, खुर्शीद और सुदर्शन की दोस्त दूसरी मेज पर बैठ गईं। हुरैरी और मैं सुदर्शन वाली मेज पर बैठे।
सुदर्शन उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। हुरैरी बोली, ये मेरा बिजनेस पार्टनर रियाज है, जो भी बात होगी इसकी मौजूदगी में होगी। सुदर्शन ने गहरा सांस लेते हुए कहा, ओके। उसने वेटर को बुलाकर दोनों मेजों पर खाना सर्व करने का ऑर्डर दे दिया और फिर बारी बारी हम दोनों की तरफ देखकर बातें करने लगा। वो ज्यादातर हुरैरी की तरफ मुतवज्जे था और बातें भी उसी के बारे में हो रही थी। उसे भी इस बात पर हैरत हो रही थी कि हुरैरी जैसी लड़की इस बिजनेस में कैसे आ गई। मैंने कहा, दुनिया का कोई भी बिजनेस हसीन लड़कियों की शिरकत के बगैर कामयाब नहीं होता और इस किस्म के कारोबार तो उनके बगैर चल ही नहीं सकते। जो काम मैं और आप नहीं कर सकते वो ये लड़कियां बड़ी आसानी से कर लेती हैं। हुरैरी ने गहरा सांस लेते हुए कहा, हाँ, काम निकलवाने के लिए औरत को जिन मराहिल से गुजरना पड़ता है उसका शायद तुम लोगों को एहसास नहीं। सुदर्शन बोला, मेरा ख्याल है हम मौजू से हट रहे हैं। और फिर हमारी गुफ्तगू का रुख बदल गया और हम जल्द ही असल मौजू पर आ गए।